हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11 हिंदी आरओ है, चैप्टर 3 पथिक कविता जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है उसकी व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1881 ईस्वी को जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक गांव कोयरीपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी था। रामदत्त त्रिपाठी एक परम धार्मिक ब्राह्मण थे। वे भारतीय सेना सूबेदार रह चुके थे। वे धार्मिक एवं कर्तव्यनिष्ठ थे। राष्ट्रभक्ति उनमें कूट कूट के भरी थी। ये सारे गुण राम नरेश त्रिपाठी को विरासत में मिले थे। वे निर्भीक थे, आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक स्कूल में हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे जौनपुर जिले के एक स्कूल में गए, पर वो हाई स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर सके, परंतु उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला एवं उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। वे छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के एक महान कवि थे। इन्होंने देश प्रेम एवं प्रेम संबंधों के विषय पर कविताओं की रचना की। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने सौराष्ट्र से गुवाहाटी एवं कश्मीर से कन्याकुमारी घूम घूम कर लोकगीतों का चयन किया एवं ग्राम गीत की रचना की। कविताओं के अलावा राम नरेश जी ने नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि भी लिखी हैं। वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कई वर्षों तक वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें मौलिक कहानियां, शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होती थी। स्वप्न के लिए इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। 16 जनवरी 1962 में प्रयाग में इनकी मृत्यु हो गई। अब पथिक कविता का सारांश क्या है? प्रस्तुत अंश पथिक खंड काव्य का अंश है और इसे लिखा है राम नरेश त्रिपाठी ने। इस काव्यांश में पथिक अर्थात यात्री की मनोस्थिति एवं प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि वह दुनिया के दुखों से विरक्त हो चुका है और किस प्रकार वह अपनी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से करता है। तो पहली कविता में पहला पद है, प्रत्येक क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है, रत्नाकर गजन करता है मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्ना करके घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग प्रथम में संकलित कविता प्रतीक से उद्धृत हैं। इनके रचयिता हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। तो इस कविता में पथिक सांसारिक दुखों से व्यतीत है और यही प्रकृति की गोद में बस जाना चाहता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि कविता का नायक पथिक कहता है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो वह कहता है कि सूर्य के समक्ष बादलों का समूह है, हर क्षण नए नए एवं रंग बिरंगे रूप बनाकर नृत्य कर रहा है, नीचे नीला समुद्र है, वारिद माला अर्थात बादलों का समूह है, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। अब आगे की पंक्तियों में कहता है कि नीचे नीला समुद्र है, ऊपर नीला आकाश है और यह दृश्य बहुत ही मनोहारी है। नायक इस दृश्य पर मुग्ध है और वह चाहता है कि वह बादलों पर बैठकर आकाश में विचरण करना चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि नायक कहता है कि समुद्र गर्जन कर रहा है, पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं बह रही हैं, मनियालिन अर्थात पर्वत से आने वाली हवाएं। फिर पति कहता है कि हे प्रिय, यह हौसला मेरे हृदय में भरा रहता है और मैं चाहता हूं कि इस विशाल विस्तृत जो
चारों तरफ से घिरा हुआ है, महिमा में मतलब अत्यंत महिमा में है, अर्थात जिस समुद्र के महिमा अनंत है, जिसके बारे में कोई जान नहीं सकता, रत्नाकर अर्थात रत्नों से भरा हुआ है। तो ऐसे समुद्र में इसकी लहरों पर बैठकर मैं उसके कोने कोने में जी भर के घूमना चाहता हूँ। अर्थात पथिक इस प्रकृति से आकर्षित है और चाहता है कि अपने सांसारिक दुखों को छोड़कर इस प्रकृति की गोद में यही बस जाऊं। दूसरा पद है, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कात कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐश्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। और व्याख्या इनकी, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग प्रथम में संकलित कविता पथिक से उद्धृत है। इनके रचयिता हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। तो ये जो पंक्तियां हैं ये तो आपको जब पुस्तक में आपको इस प्रकार का प्रसंग दिया हो और उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है तो ये पंक्तियां तो आपको जरूर ही लिखनी है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग प्रथम में संकलित कविता पथिक से उद्धृत है और इनके रचयिता हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। तो यही इसी व्याख्या के साथ ये सप्रसंग व्याख्या समझ जाएगी। अब आगे इन पंक्तियों का अर्थ है, इस कविता में पथिक सांसारिक दुखों से व्यतीत है और यही प्रकृति की गोद में बस जाना चाहता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है और पथिक के प्रकृति प्रेम को दर्शाया है। तो पथिक बोल रहा है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कात कंगूरा। पथिक कहता है कि सूर्योदय हो रहा है और समुद्र के तल पर सूर्य का आधा बिंब दिखाई दे रहा है, अर्थात आधा सूर्य समुद्र के अंदर है, आधा सूर्य समुद्र के ऊपर दिखाई दे रहा है और वह ऐसा लग रहा है मानो माता लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का गुंबद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐश्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो आप सबको तो ये ज्ञात ही है कि माता लक्ष्मी है वो समुद्र पुत्री है, अर्थात समुद्र से उत्पन्न हुई है तो उन्हें समुद्र की पुत्री कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जो समुद्र है वह समुद्र तल पर पड़ती हुई सूर्य की रोशनी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लक्ष्मी की सवारी को धरती पर उतारने के लिए स्वयं समुद्र ने प्यारी सी सोने की सड़क बना दी हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। अब आगे पथिक कहता है कि समुद्र अत्यंत निडर गंभीर एवं मजबूत भाव से गर्जना कर रहा है, अर्थात जब उसकी लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है कि वो गरज रहा है। लहरों के ऊपर लहरें आ रही हैं और जो कि अत्यंत सुंदर दिख रही हैं। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, मतलब जब लहरें पर लहरें आती हैं तो वे अत्यंत ही सुंदर लगती हैं। उन सबको देखकर पथिक बहुत ही मोहित हो रहा है और फिर कहता है कि कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो पथिक इन सबको देखकर मुग्ध हुआ जा रहा है और अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम इस सौंदर्य को अपने हृदय से अनुभव करो और बताओ कि कोई भी प्राणी इससे ज्यादा सुख और कहाँ पा सकता है। अर्थात वह प्रकृति की सुंदर और मनोहारी छवि का वर्णन करता है और कहता है कि जो प्रकृति में जो सुंदरता बसी है, जो मन को मोहने वाली आकर्षित करने वाली इसकी छवि है, उसको छोड़कर व्यक्ति कहीं भी इससे ज्यादा सुख नहीं पा सकता। तीसरा पद है, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सनद महक उठते हैं। अब इनकी व्याख्या है,
प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग प्रथम में संकलित कविता पथिक से उद्धृत हैं। इनके रचयिता हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। इस कविता में पथिक सांसारिक दुखों से व्यथित है और यहीं प्रकृति की गोद में बस जाना चाहता है। और इन पंक्तियों में कवि ने पथिक के प्रकृति प्रेम का वर्णन किया है। तो कहता है पथिक, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, तमतार्थ अंधकार, अर्ध निशा अर्धरात्रि में अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। पति कहता है कि जब आधी रात हो जाती है तब गहरा अंधकार समस्त संसार को ढक लेता है और अंतरिक्ष रूपी छत पर तारे बिखरा देता है। तब धीमी गति से संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए आता है और समुद्र के तट पर खड़े होकर आकाश गंगा के मीठे मीठे गीत सुनाता है, अर्थात गाता है। उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। अब ये सब देखकर सुनकर आकाश में चंद्रमा भी मुग्ध होकर हंस देता है और वृक्ष भी विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियों से खुद को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सनद महक उठते हैं। तो इस प्रकार का वातावरण देखकर पक्षी भी अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते हैं, मुग्ध होकर चहक उठते हैं और पुष्प भी सांस लेने लगते हैं और सुख से महकने लगते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो, लहर तट तरण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व वी मनोहारी। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, अहो प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग प्रथम में संकलित कविता पथिक से उद्धृत है। इसके रचयिता हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। इस कविता में पथिक सांसारिक दुखों से व्यतीत है और यही प्रकृति की गोद में बस जाना चाहता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने पथिक के प्रकृति प्रेम का वर्णन किया है। तो इनमें कहते हैं, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पति कहता है कि प्रकृति की जो प्रेम लीला है उसमें जंगल, बगीचे, पर्वत, समुद्र तल, वनस्पति सब पर बादल बरसने लगते हैं और इन दृश्यों को देखकर पथिक का मन भावुक उठता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। नयन नीर झड़ते हैं अर्थात आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पढ़ो, लहर तट तरण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व वी मनोहारी। अब आगे प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है वह पथिक कि इस मीठी कहानी को पढ़ो जो कि प्रकृति ने लहरों, समुद्र तट, पेड़ों, तिनकों, पर्वत, आकाश, बादल, सूर्य प्रकाश पर लिखी है। और कहता है कि कैसी ये मधुर कहानी है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। और पति कहता है कि यह प्रेम कहानी कितनी प्यारी है, उज्जवल है, मेरा मन करता है कि मैं इस प्रेम कथा का एक अक्षर बन जाऊं और विश्व की आवाज बनूं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। अब जब इतनी सुंदर प्रकृति है और इसकी अंदर इतनी सुंदर छवि है तो इसके प्रति सम्मोहित होकर पति कहता है कि यह दृश्य कितना स्थिर और पवित्र है, शांतिदायक है अर्थात शांति देने वाला है, सुख देने वाला है, सुखदायक है। तो प्रकृति के इस दृश्य में आनंद का प्रवाह होता है और यह प्रेम का राज्य है और यह ऐसा राज्य है कि जो कि सुंदर और अत्यंत ही सुंदर है। तो इस प्रकार यह क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी को आप ज्यादा से ज्यादा लर्न करते रहिए, देखते रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और आगे की क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।